हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सभी? ठीक ठाक हो ना? आज की क्लास में उपस्थिति के साथ ही आप सबका एक प्रश्न होगा कि सर, आज आप हमारी इस कक्षा में लाइव हो या नहीं हो। मेरा जवाब है कि नहीं, आज भी मैं लाइव नहीं हूँ। संस्था ने थोड़ा सा समय में फेरबदल किया है। आपकी जो कक्षा सुबह 11 बजे से चल रही थी, कक्षा का वो समय चेंज हो रहा है और चेंज हो चुका है, जैसा कि मुझे निर्देश मिला है। चेंज होने के क्रम में कई कक्षाएं शाम की सुबह, सुबह की शाम में वो सफल कर रही होगी संस्था। इस संबंध में टाइमिंग मिसमैच्ड होने की वजह से मुझसे ये कहा गया कि सर, क्लास रिकॉर्ड करके बच्चों को भेज दो ताकि बच्चों के पास तक क्लास एटलीस्ट पहुंच जाए। एक दिन में मामले को ठीक कर लिया जाएगा। टाइमिंग के रिसफलिंग के लिए मुझे खेद है आपसे, पर संस्था के निर्णय निश्चित रूप से इस संदर्भ में मान्य होंगे कि वो बच्चों के हितों को लेकर ही हमेशा होते हैं। सुबह की उस समय पर कई कक्षाएं कई तरीके से एक साथ क्लास कर रही थी, तो बहुत सारे बच्चों को नुकसान हो रहा था। इसलिए इस समयावधि को शाम में कल से ठीक 5:30 बजे किया जा रहा है। हम लोग अब डेली इन्वायरमेंट की अपनी कक्षा जैसे चलती चली आ रही है, शाम में 5:30 पर लिया करेंगे। 5:30 बजे शाम लेंगे। 2 घंटे की ही कक्षा होगी, अर्थात 5:30 टू 7:30 की क्लास रहेगी। और वीक में उसी तरह से अगर कोई गजटेड हॉलीडे नहीं फंस गई तो लगभग बीच वीक में 6 डेज की ही कक्षाएं होंगी। सोमवार, जो अभी पीछे बीते सोमवार को छुट्टी हुई, उसकी वजह सरकारें थी। आप सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि अयोध्या श्री राम मंदिर में प्रभु श्री राम की नवीन मूर्ति, रामलला जी की नवीन मूर्ति स्थापित की गई, विराजमान की गई। उस उपलक्ष्य में भारतवर्ष में कई ऐसे आंतरिक मामले थे जिनके आलोक में सरकारों की खुशी और मजबूरी दोनों शामिल थी कि छुट्टियां कर दी जाएं ताकि हर चीजें अंडर कंट्रोल रहें। तो छुट्टी सरकार की तरफ से की गई थी, जिसकी वजह से संस्था को अपनी क्लास ऑफ करनी पड़ी। ना केवल हमारी इस संस्था के, बल्कि तमाम संस्थाएं ऑफ थी, ऑफ करनी पड़ी। कक्षाएं संचालित कर पाना पॉसिबल नहीं था, सरकार के निर्देश थे। फिर वही क्लास सफल करने के क्रम में थोड़ा सा एक दिन का और डिलेड क्लास रहा, और अब हम लोग कॉन्टिन्यूअस। तो आज की ये जो कक्षा है, मूल रूप से मैं ये संदेश देने के लिए उपस्थित हुआ था कि हम लोग अब जो अगली आगामी कल से जो कक्षाएं लेने जा रहे हैं, वो कक्षा हमारी सायंकाल 5:30 बजे से 7:30 बजे के लिए होगी, जिसमें आप सभी उपस्थित रहिएगा। अब जब आप उपस्थित ही हैं, मेरी बातों को सुन ही रहे हैं, तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि कुछ एक दो टॉपिक पढ़ ही लिया जाए, खाली क्यों रहा जाए। बचपन में स्कूलिंग के दौरान मेरे एक गुरुजी थे। वो हमेशा बोला करते थे कि जितना समय मिले कोशिश करो कि अगर अध्ययन में व्यतीत हो जाए तो बेहतर है। तो आज जब हम लोग उपस्थित हैं ही, आप उपस्थित हो ही, इस समय की सदुपयोगिता के लिए ऐसा करते हैं कि कुछ एक आध दो टॉपिक पढ़ डालते हैं, जिससे आगे की चीजों को लिंक करने में हमें मदद मिले। तो चलो आते हैं। ध्यान रखना, ये क्लास रिकॉर्डेड है, तो मैं आपके प्रश्नों को नहीं ले सकता। आगे जो भी कक्षाएं लाइव हो जाएंगी हमारी, उसमें हम आपके प्रश्नों को खुद ब खुद ले लेंगे दोस्तों। तो आज की इस कक्षा को ठीक से सुनिए।
हालांकि अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि आपकी इस कक्षा में आपके कोई प्रश्न शेष न रह जाएं, हर प्रश्न का जवाब मैं स्वयं खुद ब खुद आपको देता चला जाऊं। तो दोस्तों जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में जो इकोलॉजी, हम लोग यहाँ पर इकोलॉजी पढ़े थे ना, ध्यान करो आप। ओहो, यहाँ पर हम लोगों ने क्लास जो ली थी वो इकोलॉजी के लिए थी। तो बड़ा अजीब सी स्थिति इन लोगों ने बना दी यार। जस्ट वेट, जस्ट वेट दोस्तों। जो हमारी आज की एक कक्षा है, देखो अभी स्टूडियो की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो दूसरा स्टूडियो स्लाइड की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो हमारे सहयोगी गण जो हैं वो स्लाइड ऐसे अवेलेबल करवाए हैं जिसमें से मुझे ये काम आपके लिए करना पड़ रहा, पर कोई बात नहीं। चल, तो यहाँ पर मैं आपके लिए टॉपिक लिख देता हूँ। आज हम लोग पारिस्थितिकी विज्ञान की अगली कक्षा लिख रहे हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र की हम दूसरी क्लास लेंगे। पारिस्थितिक तंत्र की इस दूसरी कक्षा के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, तो पीछे से लिंक कर देते हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों ने नोटिस किया कि पारितंत्र के प्रकारों में से एक तरफ हमने नेचुरल इकोसिस्टम पढ़ा, तो एक तरफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पढ़ा। नेचुरल इकोसिस्टम में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम था, तो एक तरफ एक्वेटिक इकोसिस्टम था। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के 3 मुख्य वर्ग हमने बनाए, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के 2 मुख्य और पहले के भी 2 मुख्य वर्ग बनाए। आर्टिफिशियल में भी ऐसे ही कुछ एक आपको एग्जाम्पल हमने दिए। तो इस तरह से हमने पारितंत्र की क्लास ली थी। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आपको तमाम प्रकार की बातें हमने बताई थी। आज अपनी इस कक्षा के अंतर्गत, ध्यान से, आज अपनी इस कक्षा के अंतर्गत हम इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक लेते हैं जिसे आप इकोटोन के नाम से जानते हैं। इकोटोन को हिंदी में संक्रमिका कहते हैं। संक्रमिका के नाम से इसे हम संबोधित करते हैं। अब ये क्या है, कैसे है, इस बात को समझो। माना कि दोस्तों एक पारिस्थितिक तंत्र है और उसका एक समीपी पारिस्थितिक तंत्र है। उदाहरण देता हूं, एक तरफ विषुवतीय वर्षा वन है, उससे संलग्न मॉनसून वन है जहां पर पतझड़ वन पाए जाते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, एक तरफ वन पारितंत्र है तो दूसरी तरफ मरुस्थलीय पारितंत्र है। तो एक और उदाहरण देता हूं, एक तरफ स्थल है तो एक तरफ जल है। तो जब 2 भिन्न भिन्न प्रकार के पारितंत्र एक दूसरे से जुड़ते हैं या एक दूसरे से अलग होते हैं, 2 भिन्न भिन्न प्रकार के पारितंत्र एक दूसरे से जुड़ते हैं या एक दूसरे से अलग होते हैं, तो दोस्तों ऑलवेज रिमेंबर कि वो किसी एक रेखा के द्वारा ना तो जुड़ते हैं ना ही रेखा के द्वारा पृथक होते हैं, बल्कि उन दोनों के मध्य एक संक्रमणशील क्षेत्र प्राप्त होता है और उस संक्रमणशील क्षेत्र को ही इकोटोन कहा जाता है। जैसे उदाहरण देता हूं कि मान लो कि एक इकोसिस्टम ए है, ये ए इकोसिस्टम हो गया, एक इकोसिस्टम बी है, ये दूसरा इकोसिस्टम हो गया। तो ये इस तरह से एक रेखा द्वारा पृथक होंगे, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। नेवर, इम्पॉसिबल, असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये होता कैसे है, ये होता कैसे, ध्यान रखना। ये होता जैसे मान लो केस 1 है, ये केस 1 है, केस फर्स्ट है कि दोनों हैं
दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और एक रेखा द्वारा पृथक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये पॉसिबल कैसे होता है? पॉसिबल होता है कि मान लो कि इको इकोसिस्टम एक आपके पास आया ए, ध्यान से सुनना, तो दूसरे तरफ एक इकोसिस्टम आया आपके पास बी, इकोसिस्टम ये आया बी, यहां पर था ए। अब इन दोनों को देखो, यहां पर दोनों एक दूसरे के साथ एक ट्रांजिशनल, एक संक्रमणशील बाउंड्री का निर्माण करते हैं, और ये दोनों के बीच बाउंड्री ना कहेंगे, जोन का निर्माण करते हैं। और ये जो ट्रांजिशनल जोन है ना, इसे ही दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं? इकोटोन के नाम से जानते हैं। अब इस इकोटोन को हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इसकी अपनी एक अद्भुत विशेषता है पारितंत्र विज्ञान में। इस इकोटोन क्षेत्र में सबसे पहली बात, ए और बी दोनों की तुलना में अधिक जैव विविधता पाई जाएगी। मान लो ए इकोसिस्टम में जैव विविधता के 1000 प्रकार पाए जा रहे हैं, या बी में, या की बात करूंगा, या बी में 500 प्रकार पाए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों जो ये इकोटोन क्षेत्र प्राप्त होगा, उसमें 1000 से भी कहीं अधिक बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पाई जाएगी। अर्थात अगर रिचनेस ऑफ डाइवर्सिटी देखी जाए, जैव विविधता की प्रचुरता देखी जाए, तो वह ए पारितंत्र और बी पारितंत्र दोनों की तुलना में अधिक पाई जाती है। इसीलिए इसका अध्ययन किया जाता है। और मजे की बात तो यह है दोस्तों कि इकोटोन क्षेत्र में ए के भी अभिलक्षण होंगे। जैसे यहाँ ये इकोटोन क्षेत्र है, तो ए के भी जीव इसमें पाए जाते हैं। तो दूसरी तरफ इसको भी देखो, इसमें बी के भी जीव पाए जाते हैं। दोनों के जीव तो पाए जाते ही हैं, दोनों के जीवों के साथ साथ कुछ पृथक जैव तंत्र भी यहाँ पर विकसित होते हैं। पृथक जैव तंत्र विकसित होते हैं, और उन पृथक जैव तंत्रों के विकास को ही हम लोग क्या कहते हैं? ईडीजीई एज इफेक्ट कहते हैं, कगार प्रभाव कहते हैं। एज इफेक्ट, कगार प्रभाव कहते हैं। ये जो स्थिति आती है, इसे हम कगार प्रभाव कहते हैं। अब आपके मन में होगा सर इसका उदाहरण दे दीजिए। बहुत सिंपल सा उदाहरण है। मान लो एक तरफ पर स्थलीय पारितंत्र है, हमने एक स्थलीय पारितंत्र की यहां पर कल्पना की, पारितंत्र की ये कल्पना की कि दिस वन इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसी के साथ यहां पर दूसरा पारितंत्र जुड़ा है, जिसे आप जलीय पारितंत्र कहते हैं। दिस वन इज जलीय पारितंत्र, एक्वेटिक इकोसिस्टम, जलीय पारितंत्र। अब दो प्रकार के पारितंत्र हो गए। अब इन दोनों पारितंत्रों के संदर्भ में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात देखेंगे कि यहां पर स्थलीय जीव पाए जाएंगे और यहां पर जलीय जीव पाए जाएंगे। बट जो ये संक्रमणशील क्षेत्र आपको नजर आया ना दोस्तों, इस संक्रमणशील क्षेत्र में कुछ ऐसे जीव विकसित होंगे जो जल में भी रह सकते हैं, स्थल में भी रह सकते हैं, अर्थात उभयचर वर्ग यहाँ पर पाया जाएगा। तो जो उभयचर वर्ग, जैसे आप मेढक को देखोगे, मगरमच्छ को अगर आप देखोगे, कछुए को अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर जो ये उभयचर वर्ग पाया जाता है, अपने आप में कगार प्रभाव का मतलब यहाँ मछलियां तो होंगी ही, यहाँ पर कुछ रेप्टाइल्स तो होगा ही, पर मछलियों और रेप्टाइल्स के अलावा कुछ ऐसा जीव होगा जो दोनों का जीव है। वो स्थल में भी रह सकता है, जल में भी रह सकता है। उसे हम किस नाम से जानते हैं? उभयचर वर्ग के नाम से जानते हैं, एम्फीबियंस के नाम से जानते हैं। तो एम्फीबियंस यहाँ पर जो पाया जा रहा है वह कगार प्रभाव का उदाहरण है। तो विशिष्ट प्रकार की जैव विविधता एवं जैव विविधता की प्रचुरता की वजह से हमें इस क्षेत्र का अध्ययन पारिस्थितिक तंत्र में या पारितंत्र विज्ञान में हमारे लिए आवश्यक होता है। और इसी टॉपिक का अध्ययन आज मैं आपको अभी इसमें कराने जा रहा हूं। तो सभी के सभी लोग लिखेंगे इकोटोन, जिसकी हिंदी लिख सकते हैं संक्रमिका। संक्रमिका तो इसके बारे में लिखेंगे सभी ध्यान से। जब
दो समीपी जब दो समीपी पृथक पृथक पारितंत्र जब दो समीपी पृथक पृथक पारितंत्र एक दूसरे से संयुक्त होते हैं या पृथक होते हैं, एक दूसरे से संयुक्त होते हैं या पृथक होते हैं, पृथक होते हैं, तो ना तो इन्हें ना तो इन्हें एक रेखा से जोड़ा जा सकता, एक रेखा से जोड़ा जा सकता, ना ही पृथक किया जा सकता, ना ही पृथक किया जा सकता, बल्कि दोनों के मध्य एक संक्रमणशील क्षेत्र, दोनों के मध्य एक संक्रमणशील क्षेत्र विकसित होता है, संक्रमणशील क्षेत्र विकसित होता है, जिसे जिसे इकोटोन इकोटोन के नाम से जाना जाता है, इकोटोन के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। पूर्ण विराम लिखें, जैसे जैसे और जैसे में ये तीनों प्रकार के चित्र बना देंगे दोस्तों। जो तीनों चित्र मैंने बनाया है ना, ये तीनों केस 1 बना दो, केस 1 में क्रॉस लगा देना कि ऐसे में कोई इकोटोन नहीं बनेगा। फिर केस 2 लिख के दूसरा वाला चित्र बना देना और दूसरा वाला चित्र बनाकर उसमें इकोटोन जरूर दिखाना। और जो दूसरा वाला चित्र बनाए हो उसी के साथ आपको एक तीसरी दशा को दिखाना है, जिसमें हमने उभयचर वर्ग की उस उपस्थिति को दिखाया है एज इफेक्ट के लिए। तीनों बना देंगे। ग्राफिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है ज्योग्राफी के विषय वस्तुओं में। बन गया सभी का। अब क्या लिखोगे? उदाहरण लिखो तो लिखो जैसे 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 महाद्वीपीय एवं सागरीय पारितंत्र के मध्य, महाद्वीपीय एवं सागरीय पारितंत्र के मध्य मैंग्रोव वन क्षेत्र, मैंग्रोव या मैंग्रोव भी लिख सकते हैं, मैंग्रोव भी लिख सकते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट जोन, मैंग्रोव वन क्षेत्र या ज्वर नद मुख। ज्वर नद मुख को क्या लिखोगे? एस्चुरी, ESTUARY, या ज्वर नद मुख, ज्वर नद मुख लिख दिया। इकोटोन के उदाहरण हैं, इकोटोन के उदाहरण है। पूर्ण विराम लगाकर लिखो वन एवं मरुभूमि पारितंत्र के मध्य, वन एवं मरुभूमि पारितंत्र के मध्य घास का मैदान, घास का मैदान तथा महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले, महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले वेटलैंड्स, वेटलैंड्स की हिंदी क्या लिखेंगे? आर्द्र भूमियां,
वेटलैंड्स आर्द्र भूमियां भी इसका उत्तम उदाहरण है। इसका उत्तम उदाहरण है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ये बात यहां समाप्त होती है। तो फिर अब लिखना है, फिर आगे लिखेंगे, हेडिंग देंगे, लिखे इकोटोन की विशेषताएं, बिंदुवार लिखेंगे। इकोटोन की विशेषताएं, विशेषताएं लिखो। नंबर 1, यह एक संक्रमणशील पेटी होती है। यह एक संक्रमणशील पेटी होती है, होती है जो कि विस्तृत या संकीर्ण, संक्रमणशील पेटी होती है जो कि विस्तृत या संकीर्ण हो सकती है, विस्तृत या संकीर्ण हो सकती है। इसका विस्तार, इसका विस्तार दोनों समीपी पारितंत्रों के, इसका विस्तार दोनों समीपी पारितंत्रों के विरोधाभास पर निर्भर करता है। विरोधाभास पर निर्भर करता है, अर्थात यदि पारितंत्र ए एवं पारितंत्र बी, यदि पारितंत्र ए एवं पारितंत्र बी के गुणों में अत्यधिक अंतर है, के गुणों में अत्यधिक अंतर है, तो इकोटोन, इकोटोन अत्यंत व्यापक होगा, अत्यंत व्यापक होगा, जबकि 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 यदि इन दोनों के गुणों में आंशिक विभेद है, इन दोनों के गुणों में आंशिक विभेद है, विभेद है, तो यह संक्रमणशील पेटी संकीर्ण होगी। यह संक्रमणशील पेटी संकीर्ण होगी। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। पहली विशेषता हुई। अब दूसरी विशेषता लिखो, लिखो यह क्षेत्र दोनों ही समीपी पारितंत्रों के मध्य, यह क्षेत्र दोनों ही समीपी पारितंत्रों के मध्य, यह क्षेत्र दोनों ही समीपी पारितंत्रों के मध्य पारिस्थितिक तनाव का क्षेत्र होता है। पारिस्थितिक तनाव का क्षेत्र होता है। पारिस्थितिक तनाव का क्षेत्र होता है। पूर्ण विराम। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिखिए यहां समीपी पारितंत्रों की तुलना में, समीपी पारितंत्रों की तुलना में उच्च जैव विविधता प्राप्त होती है। उच्च जैव विविधता प्राप्त होती है। पूर्ण विराम लगा के लिखेंगे, लिखिए यहां कुछ ऐसे जीव भी विकसित हो जाते हैं, कुछ ऐसे जीव भी विकसित हो जाते हैं, हो जाते हैं जो कि गुणों में दोनों ही पारितंत्रों से भिन्न होते हैं, जो कि गुणों में दोनों ही पारितंत्रों से भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। पूर्ण विराम लगाकर पारितंत्र की इस क्रियाविधि को,
पारितंत्र की इस क्रियाविधि को एज इफेक्ट कगार प्रभाव, पारितंत्र की इस क्रियाविधि को एज इफेक्ट कगार प्रभाव कहा जाता है, कहा जाता है। एज इफेक्ट कगार प्रभाव कहा जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। जैसे जैसे बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, स्थलीय एवं जलीय पारितंत्रों के मध्य, स्थलीय एवं जलीय पारितंत्रों के मध्य की इस पेटी में, इस पेटी में पाए जाने वाले मेढक, मगरमच्छ, कछुए जैसे उभयचर वर्ग, मेढक, मगरमच्छ, कछुए जैसे उभयचर वर्ग, वर्ग, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तो इसी के संदर्भ में एक दो और शब्दावली आती है। एक शब्द आता है इको टाइप और एक आता है इकेड्स। इन दो शब्दावलियों को भी समझ लो यहां पर। इको टाइप्स एंड इको इकेड्स। एक तरफ मैं लिख रहा हूं इको टाइप्स, एक तरफ मैं लिखूंगा इकेड्स। इको टाइप्स एंड इकेड्स, इतनी बात लिखनी है। ओके, अब ये दोनों क्या हैं इसे भी समझ लेते हैं। बड़े छोटे छोटे से शब्द हैं। देखो, कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ जीव, पहले समझ लेंगे। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें यदि पर्यावरणीय बदलाव आया, पर्यावरणीय बदलाव आया तो इस बदलाव से अपने आप को अनुकूलित कर लिया। और जब जीव ने अनुकूलित कर लिया, अनुकूलन, अनुकूलन लिख देता हूं जी, कुछ जीव, पर्यावरण बदलाव आया तो कुछ जीवों में अनुकूलन आ गया और जीव में अपने आप में कुछ बदलाव आ गए पर्यावरण में। जैसे एक उदाहरण देता हूं, मान लो मेरा रंग काला है, श्यामल है, और मैं अगर किसी वेस्टर्न कंट्री के टेम्परेट जोन में चला जाऊं तो मेरा रंग गोरा हो जाए। तो समझना, एक उदाहरण दे रहा हूं, मेरा रंग गोरा हो जाए। तो अब जब मेरा रंग गोरा हो गया, हमने पर्यावरणीय बदलाव अपने बॉडी में प्रदर्शित कर लिए, उस पर्यावरण के अनुरूप हम अनुकूलित हो गए, तो वह गुण हमारे जीन के स्तर पर भी व्याप्त हो गया और जीन ही आनुवांशिकता के वाहक होते हैं। तो वह मेरा अनुकूलित पर्यावरणीय गुण अगली पीढ़ियों में चला जाता है, तो अगली पीढ़ियां स्वयं ही उस अनुकूलित जीन के प्रभाव वाली होंगी। इसे ही इको टाइप्स कहते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं, हिरोशिमा नागासाकी में बम विस्फोट हुआ। हिरोशिमा नागासाकी के बम विस्फोट के उपरांत जो उस त्रासदी को झेलते समय, उस दौर की बात कर रहा हूं, 1945 की ही बात कर रहा हूं, 45, 46, 47, 48 के दौरान जो लोग थे वो लोग उस समय की जो रेडियो एक्टिविटी या एक्टिव एलिमेंट्स के दुष्प्रभाव थे उन्हें अपने बॉडी में झेलना शुरू करते हैं और उसका दुष्प्रभाव उनके बॉडी के तमाम सिस्टम पर, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम रहा हो, चाहे इम्यून सिस्टम रहा हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम रहा हो, चाहे नर्वस सिस्टम रहा हो, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम रहा या बॉडी की एनाटॉमी हो, तमाम चीजों पर चेंजेस आने शुरू हुए। जब उनके स्वयं की बॉडी सिस्टम में चेंजेस आने शुरू हुए तो अब उनका जीन बदला और अब जब उनके बच्चे पैदा होते हैं ना, तो बच्चे स्वयं विकलांग पैदा होने लगे। कुछ मस्तिष्क विकार से युक्त होते हैं, कुछ आंगोपंग विकार से युक्त होते हैं, अर्थात अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ये जो जीन अब उस दिन के बाद
चेंज होकर अगली पीढ़ी में प्रवेश करता जा रहा है और अगली पीढ़ी अब उस जीन के अनुरूप विकसित होना शुरू हो गई, तो इसे कहते हैं इको टाइप। इसे क्या कहते हैं? इको टाइप कहते हैं। लेकिन दूसरे तरफ इकेड्स की बात की जाए, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें पर्यावरणीय बदलावों का असर नजर नहीं आता है। पर्यावरणीय बदलाव के साथ वह अपना स्वरूप थोड़ी देर तक दबाए तो रखेंगी, लेकिन जैसे उन्हें फिर से अनुकूल पर्यावरण मिलेगा वो वैसी की वैसी आ जाएंगे। जैसे उदाहरण देता हूं, दूब घास की बात करता हूं। दूब पूजा अर्चना में भी लगती है, हम सबके घर में लॉन वगैरह में भी दूब लगाई जाती है। दूब को अगर आप पानी नहीं देंगे ना तो सूखी सूखी सी ऐसी लगेगी कि जमीन से लिपटी हुई घास है। लेकिन जब उसके लिए पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी ना तो फिर से वो अपनी कोपलें खिलाकर ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई देने लगेगी। अर्थात जो पर्यावरणीय बदलावों के असर को समाप्त कर अपने स्वरूप को बनाए रखती हैं, अपने जीन में परिवर्तन नहीं लाती हैं, उस प्रकार की जैव जातियों को इकेड्स के नाम से या इस परिघटना को इकेड्स के नाम से जाना जाता है। यही दोनों बातें चलो अब मैं लिखा देता हूं। अब इसमें क्या है? अनुकूलन। पर इसमें क्या होगा? अनुकूलन नहीं होगा। अनुकूलन नहीं होगा। नहीं होगा। जीन के स्तर पर बदलाव नहीं होगा। बदलाव नहीं होगा। ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी भी इसका एक उत्तम उदाहरण है। भोपाल गैस त्रासदी के प्रभाव से भी लोग विकलांग हुए और आज उनकी पीढ़ियों में उस विकलांगता का असर नजर आता है। तो लिखें, सबसे पहले इको टाइप्स में लिखेंगे पारिस्थितिक प्रारूप जिसे कहते हैं। लिखें, इसे जीनेकोलॉजी भी कहा जाता है। जीन शब्द से बना जीनेकोलॉजी। जीन इकोलॉजी मिला दो तो जीनेकोलॉजी भी कहा जाता है। लिखो, यह किसी जीव में यह किसी जीव में पर्यावरणीय अनुकूलन के अनुरूप किसी जीव में पर्यावरणीय अनुकूलन के अनुरूप जीन में बदलाव की एक प्रक्रिया या स्वरूप है। जीन में बदलाव की एक प्रक्रिया या स्वरूप है या स्वरूप है स्वरूप है पूर्ण विराम। चूंकि जीन ही जीवों में आनुवांशिकता के वाहक होते हैं, लिखते जाएंगे, चूंकि जीन ही जीव में आनुवांशिकता के वाहक होते हैं, इसलिए बदले हुए जीन के गुण अगली पीढ़ी में भी चले जाते हैं। अगली पीढ़ी में भी चले जाते हैं जैसे हिरोशिमा एवं नागासाकी। हिरोशिमा एवं नागासाकी। जैसे हिरोशिमा एवं नागासाकी। पूर्ण विराम। पहली बात। ठीक है। अब दूसरी बात लिखिए इकेड्स के बारे में। लिखिए डैश देकर, पर्यावरणीय बदलावों के उपरांत यदि जीन के स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता, जीन के स्वभाव या मौलिक स्वभाव में
परिवर्तन नहीं आता तो इसे इकेड्स कहा जाता है। तो इसे इकेड्स कहा जाता है। जैसे शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में दूब घास, दूब घास धरती में रेंगती हुई प्रतीत होती है। ऐसे लगे जैसे धरती में चिपकी हुई है, रेंग रही है, आगे बढ़ रही है, रेंगती हुई, रेंगती हुई प्रतीत होती है, परंतु परंतु पर्याप्त जल की उपलब्धता के साथ ही वह सीधी हो जाती है। पर्याप्त जल की उपलब्धता के साथ ही वह सीधी हो जाती है, क्योंकि उसका मौलिक गुण सीधा होना ही है। मौलिक गुण सीधा होना ही है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे, हिरोशिमा एवं नागासाकी बम विस्फोट के उपरांत, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर सकते हैं, नाभिकीय विस्फोट भी लिख सकते हैं। हिरोशिमा नागासाकी नाभिकीय विस्फोट या नाभिकीय बम विस्फोट के उपरांत, परमाणु बम इस विस्फोट के उपरांत, कोई भी शब्द लिख दो, विस्फोट के उपरांत, उपरांत वहां जीवों के गुणों में आए परिवर्तन, जीवों के गुणों में आए परिवर्तन, परिवर्तन अगली पीढ़ियों की विकलांगता, अगली पीढ़ी की विकलांगता, पीढ़ियों के विकलांगता के रूप में, के रूप में नजर आने लगे हैं, नजर आने लगे हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ठीक है दोस्तों, ये बात यहां कंप्लीट हुई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ध्यान से। इतनी बातें आपने जानी, तो अब इसके बाद आपको एक बात और जाननी है कि पारितंत्र विज्ञान में आखिर ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, पोषण स्तर क्या होता है। तो सभी के सभी लोग लिखेंगे पोषण स्तर, ट्रॉफिक लेवल, सभी लोग लिखेंगे फटाफट। सभी आइए, क्या लिखा आपने? पोषण स्तर, ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, अब क्या होता है ट्रॉफिक लेवल, पहले समझा देता हूं मैं आपको, समझाने के बाद मैं आपको लिखाता हूं। ठीक है, अब देखो, ये आप सभी के सभी जानते हैं कि जब भी हम पारितंत्र की बात करते हैं, छोटी छोटी कुछ शब्दावलियां हैं जिनको जानना जरूरी है, इन्हें जान ले ताकि आगे का टॉपिक सरल हो जाए आपके लिए। पोषण स्तर है, पोषण स्तर को बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल, लेवल। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि पारितंत्र में जीवों का जुड़ाव एक दूसरे में जो भोज्य रसायन ऊर्जा है उसके स्थानांतरण या उसके संचरण के माध्यम से होता है। जीवों में एक तरफ तो उत्पादक होता है, उत्पादक होता है, और दूसरे तरफ विविध श्रेणी के उपभोक्ता वर्ग होते हैं, विविध श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। विविध श्रेणी के उपभोक्ता कहने से मतलब मेरा क्या है, या कि शाकाहारी होंगे, शाकाहारियों को खाने वाले मांसाहारी होंगे, मांसाहारी को खाने वाले उच्च मांसाहारी होंगे, या सर्वाहारी होंगे, सर्वाहारी होंगे, या अपघटक होंगे। ये सब उपभोक्ता वर्ग हैं। तो उत्पादक से लेकर दोस्तों उपभोक्ताओं के मध्य और उपभोक्ताओं की विविध श्रेणियों के मध्य जो एक दूसरे से जुड़ाव है, एक दूसरे से अंतर संबंध है, वह किस किस क्रम में है, किस बात को लेकर है? यह है खाद्य ऊर्जा प्रवाह को लेकर। इनमें सब में क्या हो रहा है? खाद्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा, और प्रवाह भी एक चरणबद्ध तरीके से हो रहा है, प्रवाह भी एक क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है। हमेशा ऊर्जा
उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर जाएगी, और उपभोक्ताओं की भी एक क्रमिकता है, उन क्रमिकता का फॉलो करते हुए ही ऊर्जा का प्रवाह या संचरण यहां पर प्राप्त होगा। तो ध्यान रखो कि ऊर्जा का संचरण आहार श्रृंखला की अगर मैं बात करूं, या खाद्य तंत्र की अगर मैं बात करूं, तो ऊर्जा का जो संचरण प्रत्येक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। तो ऊर्जा संचरण के इन विविध चरणों को ही, इन विविध स्तरों को ही पोषण स्तर के नाम से, ट्रॉफिक लेवल के नाम से जाना जाता है। तो ये ट्रॉफिक लेवल कहलाएंगे। अब इसमें जैसे एक उदाहरण देता हूं कि मान लो यहां पर घास थी, घास को खाता है हिरण, हिरण को खाया भेड़िया, लकड़बग्घा खा गया, कोई भी खा गया, भेड़िया को खा गया बाघ, ये खा गया, समझ रहे हैं, बाघ को खा गया आदमी, मान लो बाघ को मारकर आदमी खा गया, मानव खा गया, समझने की कोशिश करना। तो यहां पर ऊर्जा का प्रवाह क्रमिक रूप से देखने को मिला, ऊर्जा का प्रवाह क्रमिकता से देखने को मिला। और ऊर्जा के इस प्रवाह के प्रथम चरण में, जैसे आप देखोगे स्टेज फर्स्ट है कि लेवल 1 हो गया, ये लेवल 2 हो गया, ये लेवल 3 हो गया, ये लेवल 4 हो गया, ये लेवल 5 हो गया। जरूरी नहीं कि लेवल 5 हो, मान लो कि है तब भी, मान लो कि है तब भी। तो ये जो लेवल्स बन रहे हैं, इन प्रत्येक लेवल्स को ही, इन प्रत्येक स्टेजेस को ही क्या कहा जाता है? पोषण स्तर कहा जाता है, ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। जैसे ये ट्रॉफिक लेवल 1 का जीव होगा उत्पादक, और उपभोक्ताओं की विविध श्रेणियों में ये ट्रॉफिक लेवल 2 का जीव होगा, ये ट्रॉफिक लेवल 3 का जीव होगा, ये ट्रॉफिक लेवल 4 का जीव होगा, 4 का जीव होगा। लिंडमैन महोदय के अनुसार अगर चीजों को देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले विविध पारितंत्रों में सामान्यतः अधिकतम 6 पोषण स्तर पाए जाते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ा जाए तो अधिकतम कितने पोषण स्तर पाए जाते हैं? 6 पोषण स्तर पाए जाते हैं। 6 पोषण स्तरों के बाद ऊर्जा का स्तर इतना कम हो जाता है, क्योंकि वो 10% का नियम जो लागू होता है, ऊर्जा का स्तर इतना कम हो जाता है कि आगे का पोषण स्तर सस्टेन नहीं कर पाता है। तो इस तरह से पोषण स्तरों के बारे में इन्होंने चर्चा की। तो लिखें कि 1994 में, 1994 नहीं, मैं क्षमा चाहूंगा, 1942 में लिंडमैन महोदय ने लिंडमैन महोदय ने पारितंत्र पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला के अवलोकन पर, कि खाद्य श्रृंखला के अवलोकन पर पोषण स्तर की चर्चा की। पूर्ण विराम। उनके अनुसार पारितंत्र के प्रत्येक जैव समूह, पारितंत्र के प्रत्येक जैव समूह उत्पादक से उपभोक्ताओं तक खाद्य ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से जुड़े होते हैं। पूर्ण विराम। ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक चरणों को ही
आहार श्रृंखला, सॉरी क्षमा चाहूंगा, क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल मतलब पोषण स्तर कहा जाता है। प्रत्येक चरणों को ही पोषण स्तर ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाकर इन्होंने पारितंत्र में सामान्यतः इन्होंने पारितंत्र में सामान्यतः सामान्यतः 4 पोषण स्तरों की चर्चा की है। सामान्यतः बोलते हैं ऐसा पोषण स्तर पाया जाता है। 4 पोषण स्तरों की चर्चा की है। नंबर वन ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट। ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट डैश देकर लिखेंगे सभी। ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट में लिखें इसके अंतर्गत स्वपोषी पादप वर्ग आते हैं। स्वपोषी पादप वर्ग आते हैं जिन्हें उत्पादक कहा जाता है। जिन्हें उत्पादक कहा जाता है। पूर्ण विराम। अब लिखो ट्रॉफिक लेवल सेकेंड। ट्रॉफिक लेवल सेकेंड डैश देकर यह परपोषी शाकाहारी जीवों का चरण है। परपोषी शाकाहारी जीवों का चरण है जिन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे ट्रॉफिक लेवल थर्ड। ट्रॉफिक लेवल थर्ड डैश देकर यह परपोषी मांसाहारी वर्ग से संबंधित है। जिसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो तीसरे नंबर पर लिखो चौथे नंबर पर ट्रॉफिक लेवल 4। ट्रॉफिक लेवल 4 डैश देकर लिखेंगे। लिखो यह उच्च मांसाहारी या सर्वाहारी वर्ग से संबंधित चरण है जिसे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। पूर्ण विराम लगाकर यदि यह अपनी खाद्य श्रृंखला का अंतिम चरण है। यदि यह जीव जो यहां पाया जा रहा है, यदि यह अपनी खाद्य श्रृंखला का अंतिम चरण है तो इसे चरम उपभोक्ता भी कहते हैं। पूर्ण विराम। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। तो अब ट्रॉफिक लेवल के साथ एक तीसरा आज की कक्षा में बस इतना ही बात पढ़ाऊंगा। इतना मतलब तीसरा बिंदु, एक और शब्दावली बहुत उपयोग में आती है, उसको भी समझते हैं। तो वो शब्दावली क्या है? पारिस्थितिक उत्पादकता। क्या कहलाती है दोस्तों? पारिस्थितिक उत्पादकता, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी।
इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, पारिस्थितिक उत्पादकता। अब ध्यान से, ना केवल ध्यान से बल्कि बढ़िया से समझना है। प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, दोनों बातें समझना है। क्या है ये उत्पादकता? अर्थ में पहले समझना है तो है ही है, पर पहले इसके प्रकार जान लो ताकि मुझे समझाने में सरलता आ जाए। पारिस्थितिक उत्पादकता दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या होती है? प्राथमिक उत्पादकता, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो दूसरे नंबर पर आती है सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी दो बातें आती हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्राथमिक उत्पादकता। और प्राथमिक उत्पादकता को दो वर्गों में बांटेंगे जब हम बांटेंगे, एक ग्रॉस प्रोडक्टिविटी के रूप में, तो दूसरे नंबर पर नेट प्रोडक्टिविटी के रूप में। तो इसी तरह से सेकेंडरी को भी बांटेंगे, तो एक तरफ से ग्रॉस प्रोडक्टिविटी हो जाता है इसका, और एक तरफ नेट प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस का मतलब सकल और नेट का मतलब शुद्ध उत्पादकता। सकल प्राथमिक उत्पादकता, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, सकल द्वितीयक उत्पादकता और शुद्ध द्वितीयक उत्पादकता। तो क्या है ये उत्पादकता, पहले ये समझो। देखो, हमारा या किसी का भी कोई पारितंत्र है, किसी भी जीव का पारितंत्र है। पारितंत्र आपको समझ में आ गया कि पारितंत्र केवल एवं केवल एक दूसरे से जुड़ाव की व्यवस्था का नाम है, और जुड़ाव होता है ऊर्जा के प्रवाह को लेकर। तो जो प्रकृति की ऊर्जा है, प्रकृति की ऊर्जा जीवों में प्रवेश करती है। तो जब प्रकृति की ऊर्जा जीवों में पहली बार प्रवेश कर रही होती है तो उसे हम प्राथमिक उत्पादकता के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम हरे पादप वर्गों की बात करें, मान लो यहां पर आपके बागान में कोई आम का पेड़ लगा है, अमरूद का पेड़ लगा है, कोई भी पेड़ लगा है आपके बागान में। अब आपके बागान में लगा हुआ ये पेड़, ये वृक्ष क्या कर रहा है दोस्तों? ध्यान से, ये वृक्ष क्या कर रहा है? ये सूर्य से रोशनी लिया, प्रकाश लिया, सूर्य से प्रकाश लिया, सूर्य से ही सूर्य तप लिया, वायुमंडल से जल लिया, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया। समझ रहे हैं मेरी बात? और यह सब लेकर धरती माता से भी कुछ चीजें अपने जरूरत के हिसाब से लिया। इसने बनाया कार्बोज, जिसे आप कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या बनाया इसने? कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, हाइड्रेट्स बनाता है। जो कार्बोज का फॉर्मेशन किया, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण किया, तो वो कार्बोहाइड्रेट ही अपने आप में भोज्य रसायन ऊर्जा है, फूड एनर्जी है। उसे आप कह सकते हैं फूड एनर्जी, बट किस रूप में है? केमिकल्स के फॉर्मेशन में है। तो फूड केमिकल एनर्जी है ये दोस्तों, जो किसने बनाया है? जो पादप वर्ग ने बनाया है। तो प्रकृति से पहली बार जिस जीव ने ऊर्जा का स्वांगीकरण किया, ऊर्जा का संश्लेषण किया, ऊर्जा का निर्माण किया, तो इस प्रक्रिया को या इस दशा को प्राथमिक उत्पादकता के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर सर बोलचाल में कहो कि हरे पादपों द्वारा निर्मित की गई ऊर्जा को ही आप प्राथमिक उत्पादकता के नाम से जानते हैं। यह ऊर्जा खाद्य रसायन ऊर्जा के रूप में उत्पादित की जाती है या निर्मित की जाती है, जिसे हम प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। तो प्राथमिक उत्पादकता में ग्रॉस प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? देखो, एक पौधा मान लो एक दिन की अवधि ले लेते हो। एक पौधा एक दिन में या एक वर्ष में या अपने संपूर्ण जीवन काल में जितनी कुल ऊर्जा उत्पादित करता है, उसके द्वारा उत्पादित की गई कुल ऊर्जा ग्रॉस प्रोडक्टिविटी अर्थात सकल उत्पादकता कहलाती है। तो दूसरे तरफ वह पौधा उत्पादित कितना किया एक अलग बात है, पर उत्पादित जितना किया उसके बाद खर्च भी कर रहा होगा, श्वसन की क्रिया हो रही होगी कि नहीं होगी?
श्वसन आदि की क्रिया हो रही होगी कि नहीं, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी उसमें हो रही होगी कि नहीं। तो जैव श्वसनी प्रक्रियाओं के दौरान ऊर्जा की कुछ मात्रा खर्च भी करेगा, सारी ऊर्जा अपने पास बचाकर नहीं रखेगा। उत्पादित जितनी ऊर्जा किया, उत्पादन के उपरांत कुछ ऊर्जा की मात्रा खर्च हो गई, और खर्च के बाद जो शेष बची है ऊर्जा, चाहे दैनिक रूप से आप उसकी गणना कर लो, वार्षिक रूप से उसकी गणना कर लो, या पूरे जीवन काल में गणना कर लो, उस पौधे के पास बची हुई शेष ऊर्जा नेट प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। मान लो एक दिन की अवधि ले लेते हैं, एक दिन में पौधा कितनी ऊर्जा बनाता है, संश्लेषित करता है या स्वांगीकृत करता है, एसिमिलेशन कहते हैं उसे। तो दोस्तों जितनी ऊर्जा बनाया, वो बनाई गई कुल ऊर्जा सकल उत्पादकता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। और दिन भर में जैव श्वसनी प्रक्रियाओं में जितनी ऊर्जा खर्च हुई, खर्च के बाद शेष बची हुई ऊर्जा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। वही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो ऊर्जा बची होती है, तो पौधे की जड़ों के विकास, तनों की विकास, फूल पत्तियों के विकास आदि में मदद करती है। और जब इसके विकास में मदद करती है ना, तो वह ऊर्जा इसके अंगों का निर्माण कर इसके बायोमास को बढ़ाती है, अर्थात जैव द्रव्यमान को बढ़ाती है। हमेशा ध्यान रखना कि जो नेट प्रोडक्टिविटी पौधों के पास बची होती है, वह जैव द्रव्यमान या जैव ऊर्जा भार में निरंतर वृद्धि करती जाती है। इसीलिए समय के साथ पौधा बड़ा होता जाएगा, समय के साथ पौधा मोटा होता जाएगा, जड़ें गहरी होती जाएंगी, उसका जो कैनेपी है जिसको वृक्ष का वितान कहते हैं, वृक्ष का वितान विस्तृत होता जाता है, क्योंकि उसके साथ उसके पास समय के साथ नेट प्रोडक्टिविटी अधिक 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 और अधिक मात्रा में संचित होती जाती है। ये हो गई दोस्तों, ये हो गई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये तो उत्पादकों की प्रोडक्टिविटी है, लेकिन जैसे ही बात अब उपभोक्ताओं की ओर आती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का संबंध उत्पादक से है, उत्पादक हरे पादपों से है, लेकिन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का संबंध उपभोक्ताओं से। अब मान लो उपभोक्ता मैं हूं, आप हैं, हम लोगों को पौधे आदि के माध्यम से, या जो लोग जंतु खाते हैं, जंतुओं से कह सकते हो, तो हम लोगों को पौधे आदि के माध्यम से, हम बात कर रहे हैं शाकाहारी वर्ग की, सर्वप्रथम जो ऊर्जा मिलती है, तो वो हमारी कहलाती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हमने उत्पादित नहीं किया है, हमने किसी से प्राप्त किया, इसीलिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। तो हमने पौधे को खाकर, पौधे के अंगों को खाकर जितनी एक दिन में ऊर्जा हमने ग्रहण की, मान लो हमने 2400 कैलोरी ऊर्जा ग्रहण कर ली एक दिन में, 2400 कैलोरी ऊर्जा हमने ग्रहण की, फल खाकर, अनाज खाकर, जो भी खाकर। अब उतनी ऊर्जा हमने ग्रहण की, तो वह हमारी दैनिक ग्रहण की गई ऊर्जा ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी, सकल द्वितीयक उत्पादकता कहलाएगी। अब दिन भर में मैं चल रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, लिख रहा हूं, कुछ और कार्य कर रहा हूं, तो उन कार्यों में ऊर्जा खर्च भी तो हो रही होगी। और 2400 कैलोरी में मान लो 2000 कैलोरी हमने ऊर्जा खर्च कर दी। अब जो बची हुई 400 कैलोरी ऊर्जा है हमारे शरीर में, वह हमारी नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। और वही 400 कैलोरी ऊर्जा हमारे अंदर मोटापा बढ़ाएगी, राजेश मिश्र के टमी को बढ़ा देने में मदद करेगी। समझ रहे मेरी बात की नहीं? तो हमारे शरीर का मोटापा बढ़ा देती है, हमारे शरीर में बायोमास बढ़ा देती है। और जब डॉक्टर के पास राजेश मिश्र जाते हैं ना, तो बोलते हैं डॉक्टर की यार थोड़ा सा वेट कम करो, थोड़ा सा कम कैलोरी इंटेक करो, ये तमाम प्रकार की बातें आती है। लगातार मोटे होते जा रहे हो और तुम्हारा जो है हैवी वेट है, तुम्हें कल की डेट में परेशान करता जाएगा, कुछ इस तरह से डॉक्टर बोलना शुरू करता है। डॉक्टर तो यह भी कहना शुरू करता है कि एक समय के बाद जितना आप ऊर्जा खर्च करते हो, उससे भी कम ऊर्जा आपको इनटेक के रूप में लेनी चाहिए, ताकि आपका वेट रिड्यूस होता चला जाए। तो वेट बढ़ने का कारण इसमें क्या है कि ग्रॉस प्रोडक्टिविटी जितना लिया उतनी पूरी खर्च नहीं की गई, तो वह नेट प्रोडक्टिविटी के रूप में, हमारे बॉडी मास के रूप में संचित होती चली जाती है। तो यह है दोस्तों, इसके बारे में अब आपको लिखना है प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो लिखें लिखें पारितंत्र, पारितंत्र की उत्पादकता से आशय
की उत्पादकता से आशय प्रकृति एवं प्राकृतिक कारकों प्रकृति एवं प्राकृतिक कारकों कारकों से संचित, संग्रहित या संश्लेषित की गई ऊर्जा की मात्रा से है। ऊर्जा की मात्रा से है। मात्रा से पूर्ण विराम अर्थात जीव प्राकृतिक तत्वों में उपस्थित ऊर्जा प्राकृतिक तत्वों में उपस्थित ऊर्जा का संश्लेषण या स्वांगीकरण जैव खाद्य रसायन के रूप में करते हैं। जैव खाद्य रसायन के रूप में करते हैं जिसे पारिस्थितिक उत्पादकता कहा जाता है। पारिस्थितिक उत्पादकता कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाकर पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे, यह दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है। नंबर 1 प्राथमिक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता डैश देकर, यह स्वपोषी जीवों की उत्पादकता से संबंधित है। स्वपोषी जीवों की उत्पादकता से संबंधित है। अर्थात हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जिस जैव ऊर्जा का निर्माण करते हैं उसे प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। प्राथमिक उत्पादकता। पूर्ण विराम। देखिए, इसके दो उपवर्ग हैं। नंबर वन सकल प्राथमिक उत्पादकता। तो नंबर टू शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो डैश देकर लिखेंगे, पादप वर्गों द्वारा दैनिक, वार्षिक या जीवन पर्यंत कोई भी इकाई मान ले समय की, या जीवन पर्यंत संश्लेषित की गई कुल ऊर्जा की मात्रा। संश्लेषित की गई कुल ऊर्जा की मात्रा या दर मतलब रेट ऑफ एशिमिनेशन, ऊर्जा की मात्रा या दर को सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पूर्ण विराम लगाएंगे। जबकि उत्पादित की गई
इस ऊर्जा, जबकि उत्पादित की गई इस ऊर्जा में से, उत्पादित की गई इस ऊर्जा में से जीवों द्वारा या वनस्पतियों द्वारा, जीव की जगह वनस्पति लिखो ज्यादा अच्छा लगेगा, वनस्पतियों द्वारा श्वसन आदि प्रक्रियाओं में, श्वसन आदि प्रक्रियाओं में खर्च के उपरांत, खर्च के उपरांत शेष बची ऊर्जा, शेष बची ऊर्जा शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। पूर्ण विराम, पैरा चेंज करते लिखेंगे, यह शुद्ध उत्पादकता ही, यह शुद्ध उत्पादकता ही जीवों के जैव भार या द्रव्यमान, जीवों के जैव भार या द्रव्यमान के निर्माण में सहायक होती है, निर्माण में सहायक होती है। पूर्ण विराम। तो अब पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे दूसरे नंबर पर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, द्वितीयक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता। तो द्वितीयक उत्पादकता में डैश देकर लिखेंगे सभी कि स्वपोषी वर्ग, स्वपोषी वर्ग से परपोषियों में स्थानांतरित, परपोषियों में स्थानांतरित ऊर्जा, ऊर्जा द्वितीयक उत्पादकता कहलाती है, द्वितीयक उत्पादकता कहलाती है। पूर्ण विराम लगाएं, फिर लिखें इसके भी दो उपवर्ग हैं, इसके भी दो उपवर्ग हैं, ए बी करके लिख देना, सकल द्वितीयक उत्पादकता और शुद्ध द्वितीयक उत्पादकता। सकल और शुद्ध। आगे लिखाऊं, लिखो, लिखो स्वपोषियों द्वारा, स्वपोषी नहीं, क्षमा चाहूंगा, परपोषियों द्वारा, परपोषियों द्वारा या उपभोक्ता समूह द्वारा, उपभोक्ता समूह द्वारा उत्पादकों से ग्रहण की गई कुल ऊर्जा, उत्पादकों से ग्रहण की गई कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा, ऊर्जा सकल द्वितीयक उत्पादकता कहलाती है। जबकि, जबकि श्वसन आदि क्रियाओं में खर्च के उपरांत, श्वसन आदि क्रियाओं में खर्च के उपरांत परपोषियों में, परपोषियों में शेष बची ऊर्जा की मात्रा, शेष बची ऊर्जा की मात्रा द्वितीयक उत्पादकता कहलाती है। द्वितीयक उत्पादकता, द्वितीयक नहीं मतलब शुद्ध द्वितीयक उत्पादकता कहलाती है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तो दोस्तों आज की ये कक्षा यहीं पर मैं समाप्त करूंगा। कल से हमारी क्लास शाम में लाइव 5:30 बजे होगी, लाइव क्लास होगी।
हम उपस्थित रहेंगे दोस्तों, आज भी उपस्थित थे, पर थोड़ा सा समय मिसमैच्ड है। संस्था ने जो टाइम डिसाइड किया उसमें और कई कक्षाएं चल रही है, तो कल तक सारी चीज़ें मैनेज्ड होंगी और हम लोग अपनी कक्षाओं को सुचारू रूप से आगे कर पाएंगे। तो मिलेंगे ठीक 5:30 बजे सायंकाल, समय पर उपस्थित होइएगा अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।